नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरा वीडियो एंड तक देखें और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल स्कीम में इन्वेस्ट कर सकेंगे। दूसरा देखिए, अगर कोई माइनर है या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, मतलब जिनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनके लिए उनका गार्जियन उनके बिहाफ पे स्कीम में इन्वेस्ट कर सकेंगे। अब देखिए, अगर कोई माइनर है लेकिन उनका एज 10 साल या उससे ज़्यादा का है तो वो खुद ब खुद इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकेंगे, अकाउंट खोल सकेंगे और खुद ब खुद इस अकाउंट को ऑपरेट भी कर सकेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई एनआरआई है, मतलब नॉन रेसिडेंट है, तो वो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, वो इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं स्कीम के कुछ की पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, ये जो स्कीम है ये फुल्ली गवर्नमेंट बैक स्कीम है, तो इसका जो रिटर्न है वो रिटर्न बहुत ही सिक्योर और सेफ है और आपका इन्वेस्टमेंट भी एकदम सिक्योर और सेफ है। ठीक है। अब ये स्कीम को आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोल सकेंगे और स्कीम में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा वो है आपका 1000 रुपीज़ का, मतलब 1000 रुपये का, और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे स्कीम में वो है 4.5 लाख रुपए का सिंगल अकाउंट अगर है। और अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो उस सिचुएशन में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे स्कीम में वो है आपका 9 लाख रुपए का। अब देखिए, अगर माइनर का अकाउंट है, अगर कोई माइनर के नाम पे अकाउंट खोल रहा है तो सिचुएशन में जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपका हो जाएगा 3 लाख रुपए। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि आप इस स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट खोल सकेंगे, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट आप मैक्सिमम 3 लोगों के साथ यानी कि 3 एडल्ट के साथ खोल सकेंगे, उससे ज़्यादा लोगों के साथ आप ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। अब देखिए, स्कीम में आप मल्टीपल अकाउंट्स भी खोल सकेंगे, मतलब एक से ज़्यादा अकाउंट आप खोल सकेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपके सारे अकाउंट्स को मिला के जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो अमाउंट मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर सिंगल अकाउंट है तो 4.5 लाख रुपए और अगर जॉइंट अकाउंट है तो 9 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जॉइंट अकाउंट की सिचुएशन में जितना भी अकाउंट होल्डर रहेंगे उन सब का शेयर्स इक्वल होना चाहिए। मतलब कि अगर 2 लोग हैं तो 50-50 और अगर जो मैक्सिमम 3 लोग हैं तो 1/3 1/3 1/3। अब देखिए, इस स्कीम में आप अकाउंट को ट्रांसफर भी कर सकेंगे एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस, उसका फैसिलिटी स्कीम में अवेलेबल है। नॉमिनेशन का फैसिलिटी स्कीम में अवेलेबल है और स्कीम का जो टेन्योर है वो है आपका 5 साल। अब देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ज्वाइंट अकाउंट में जो अकाउंट होल्डर रहेंगे उनका शेयर्स इक्वल होना चाहिए, तो उसका एक कैलकुलेशन आपको मैं करके समझाता हूँ। समझ लीजिए, हस्बैंड का एक अकाउंट है इस एमआई स्कीम में, जिस अकाउंट में उसका इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए, और एक अकाउंट है उसमें इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए। वाइफ का भी एक एमआई अकाउंट है जिसमें इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का और एक अकाउंट है जिसमें इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का। तो देखिए, हस्बैंड अभी सिंगल कितना इन्वेस्ट कर सकेंगे? 2 और 1 मिला के 3 हो गया और 4.5 लाख का मैक्सिमम लिमिट है, तो 4.5 में से 3 गया तो कितना बचा आपका? 1.5। ठीक है, तो हस्बैंड 1.5 इन्वेस्ट कर सकता है। उसी तरह से वाइफ का भी देखिए, 2 और 1 मिला के 3 लाख हुआ और 4.5 में से 3 अगर आप डिडक्ट कर देते हैं तो इनका भी 1.5 लाख बचता है। ठीक है, तो जॉइंटली वो कितना इन्वेस्ट कर सकेंगे? 1.5 मिला के 3 लाख रुपए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेकिन देखिए, एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं। समझ लीजिए, हस्बैंड का एक अकाउंट है एमआई अकाउंट, उसमें इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का और दूसरा एक अकाउंट है उसमें इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का। वाइफ का भी एक एमआई अकाउंट है जिसमें इन्वेस्टमेंट है 2.5 लाख का और एक अकाउंट है उसमें इन्वेस्टमेंट है आपका 1 लाख का। अब देखिए, हस्बैंड कितना इन्वेस्ट कर सकता है? 1.5 लाख। 4.5 में से 3 गया तो 1.5 लाख। लेकिन वाइफ कितना इन्वेस्ट कर सकता है? यहाँ पे 2.5 और 1 लाख मिला के 3.5 लाख। तो 4.5 में से 3.5 अगर डिडक्ट कर दिया जाए तो 1 लाख रुपए ही वो मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर दोनों मिला के कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे? इनका 1 लाख और इनका 1 लाख मिला के 2 लाख, क्योंकि ये जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है 1 लाख, तो लोएस्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 लाख और इनका 1 लाख मिला के 2 लाख। ठीक है,
उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रीमेच्योर विड्रॉल का। जैसे मैंने बताया कि स्कीम का टेन्योर है 5 साल, लेकिन 5 साल से पहले अगर आपको पैसे की जरूरत पड़े तो क्या आप इस स्कीम से पैसा विड्रॉ कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। प्रीमेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी स्कीम में अवेलेबल है, लेकिन वो अवेलेबल है 1 साल कंप्लीट होने के बाद से। मतलब आप जब से इन्वेस्ट करेंगे उसके बाद 1 साल कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आप प्रीमेच्योर विड्रॉल के लिए एलिजिबल होंगे, उसके बाद ही आप प्रीमेच्योर विड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रीमेच्योर विड्रॉल की सिचुएशन में यहाँ पे जो है आपका पेनल्टी भी लग जाता है। तो कितना पेनल्टी लगता है? तो समझ लीजिए आपने प्रीमेच्योर विड्रॉल किया 1 साल कंप्लीट होने के बाद, लेकिन 3 साल से पहले, मतलब 1 साल से 3 साल के भीतर में आपने प्रीमेच्योर विड्रॉल किया, तो उस सिचुएशन में आपका जो पेनल्टी लगेगा वो है आपका 2%। मतलब आपका जितना टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा उसमें से 2% डिडक्ट करके बाकी का पैसा आपको लौटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हैं 3 साल कंप्लीट होने के बाद, लेकिन 5 साल से पहले, तो उस सिचुएशन में जो पेनल्टी लगेगा वो है आपका 1%। यानी कि टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा उसमें से 1% डिडक्ट कर लिया जाएगा और बाकी के अमाउंट आपको लौटा दिया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं स्कीम के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो देखिए अभी करेंटली जो इंटरेस्ट रेट स्कीम में दिया जा रहा है वो है आपका 6.6% पर एनम, और ये इंटरेस्ट आपको हर महीना मिलेगा। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति स्कीम के इंटरेस्ट जो मिलता है उसकी इंटरेस्ट को क्लेम नहीं करता है और उसको एज इट इज पड़े रहने देता है इस अकाउंट में, तो ध्यान दीजिएगा उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है स्कीम में। ठीक है, और इंटरेस्ट आपके जो सेविंग्स अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, उस सेविंग्स अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है ईसीएस के थ्रू। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्कीम के टैक्सेबिलिटी के बारे में। तो देखिए ये स्कीम में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट 80C में आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। आप कह सकते हैं स्कीम का ये एक ड्रॉबैक है। स्कीम में जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट से कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन वो इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। मतलब कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, आईटी रिटर्न फाइल करेंगे, तब जितना इंटरेस्ट स्कीम से आपको मिलेगा वो इंटरेस्ट को आपको एज ए इनकम दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, और आपके टैक्स स्लैब के मुताबिक उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स भी लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये था पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ 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 मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।